नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल से है, जहां अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू, आज पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम चुकी है। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, जेपी नड्डा जो कि पहुंचे नहीं थे मंच पे, अब वो पार्टी में स्वागत करा रहे हैं। अखिलेश यादव ने हालांकि इस पर बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया, लेकिन अब ये तस्वीरें आज की सियासत की, आज के उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से है। उस तस्वीर का जवाब जिस दिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर में 3 मंत्रियों का स्वागत किया गया, अब उसके बाद सीधे सीधे बीजेपी ने परिवार में सिंधबारी की है, पार्टी में नहीं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा पार्टी में शामिल हो चुकी है, बीजेपी का दामन थाम चुकी है। योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अपर्णा यादव जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। बीजेपी ने आप ज्वाइन किया है, कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए, झटका मानती हैं? देखिए, मुझे झटका तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ये अपर्णा यादव का बहुत बड़ा फैसला था कि मुझे राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि और कुछ नहीं लगा। इसीलिए राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए मैंने सोचा कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के मैं भाजपा ज्वाइन करूं। अखिलेश और मुलायम की क्या बात आपको पसंद नहीं आई जो आप बीजेपी की ओर बढ़ चली? देखिए, परिवार से मैं कोई विमुख नहीं हूँ। मैंने मेरे बड़ों का, सबका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। एज अ बहू मैं हमेशा से अपने परिवार के गरिमा और जो भी उसके नियम हैं वो निर्वाह करती रहूंगी। मेरी पार्टी आइडियोलॉजी की ये बात है, मुझे राष्ट्रवाद ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में आई हूँ। लखनऊ कैंट से क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? जैसा पार्टी सुनिश्चित करेगी वैसा करूंगी। मैंने कैंट में बहुत काम किया है, बाकी पार्टी जो भी निर्णय करे। पार्टी में बड़ी भूमिका के लिए आप तैयार हैं? जैसा प्रधानमंत्री जी और जो कोर टीम है वो डिसाइड करे, जैसा दिशा निर्देश होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। और इस वक्त अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी दफ्तर से। आज की 2 बड़ी खबरें हैं बीजेपी की कोर ग्रुप की। एक तरफ तो बैठक चल रही है और दूसरी बड़ी तस्वीर जिसका जिक्र हम दर्शकों के सामने कर रहे हैं अमित पांडे, कि आज उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल की सबसे बड़ी तस्वीर बीजेपी दफ्तर से निकलकर सामने आई। और अभी योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा की मौजूदगी हमें अपर्णा यादव के सामने देखने को मिली और एक बार फिर उन्होंने पार्टी का जो दुपट्टा है उसे उठाया और स्वागत किया बाकायदा। लेकिन आज मुझे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जिस दिन 3 मंत्री जा रहे थे, उस दिन अखिलेश यादव ने एक लाइन कही थी, योगी आदित्यनाथ को क्रिकेट खेलने नहीं आता, इसीलिए कैच छूट जाता है। कैच छूटा है या कोई और कैच ले लिया है? देखिए, फिलहाल अभी जो टारगेट का पीछा बीजेपी कर रही थी समाजवादी पार्टी की, इस गुगली के बाद हम वो कह सकते हैं कि आज बीजेपी ने अब उसका पीछा करते हुए जोरदार बैटिंग में प्रहार किया है। और अब जहां तक 2 बड़ी खबरों की आप बात रीमा कर रही थी, 2 बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर तो हो चुकी है, अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, और दूसरी खबर है इसी से जुड़ी हुई है और इसी को आगे बढ़ा रही है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जहां पर अवध और कानपुर क्षेत्र के सीटों के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सीटों का नाम फाइनल होगा। अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। लखनऊ कैंट से वो अपनी दावेदारी जता रही थी और ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उनको वहां से टिकट मिल सकता है। तो अब ये बैठक में उनकी उम्मीदवारी पर भी यहां पर चर्चा होगी जरूर। और जब आज शाम या कल जब बीजेपी की तीसरे और चौथे चरण के लिए लिस्ट जारी होगी, हम उम्मीद कर सकते हैं, संभावना इस बात की भी है कि उनका नाम यहां पर शामिल हो। तो एक तरीके से बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल का आज का दिन बीजेपी मुख्यालय की तरफ से रहा है और दोनों जो इवेंट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक समझौते के तहत यहाँ पर अपर्णा यादव आई। हमसे बातचीत में भी उन्होंने कहा कि जो भूमिका पार्टी मुझे देगी मैं उसको निर्वाह करने के लिए तैयार हूँ। राजनीतिक वक्तव्य था ये, और ये भी साफ कर दिया कि परिवार की वो बहू बनी रहेंगी, लेकिन जहां तक राजनीतिक विचारधारा है वो फिलहाल अभी बीजेपी पीएम मोदी के साथ है। जी बिल्कुल अमित पांडे, 12:04 हो चुका है और तकरीबन 1 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है जिसमें अखिलेश यादव क्या कहते हैं इस पे हम सभी की निगाहें हैं।
आपसे बातचीत में अपर्णा यादव ने भी कुछ भी परिवार के लिए नहीं बोला। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, हम सबकी निगाहें। दूसरा सवाल मेरा रहेगा उस कोर कमेटी की बैठक को लेकर जिसमें अवध और कानपुर की सीटों की आप बात कर रहे हैं। अवध और कानपुर की सीटों को लेकर जो चर्चाएं होनी है उस पर मैं इस तरीके से आपसे ये समझना चाहूंगी कि उसी अवध क्षेत्र में अयोध्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत चर्चाएं होने लगी। हालांकि चर्चाओं पे विराम तब लग गया जब गोरखपुर उन्हें टिकट दे दिया गया गोरखपुर से। लेकिन सियासत की धुरी तय करने वाले अवध में कुछ नया इस बार होगा या वही सीटें रिपीट की जाएंगी, वही चेहरों को रिपीट की जाएंगी? करीब 82 सीटें अवध मंडल में आती हैं और बीजेपी का ये गढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अवध से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा स्वाति सिंह हैं जो बीजेपी की मंत्री हैं, वो अवध से ताल्लुक रखती हैं। अपर्णा यादव का यहाँ पर नाम चल रहा है। अयोध्या इस क्षेत्र में, कानपुर में सतीश महाना है, कद्दावर मंत्री हैं। इसके अलावा अलग अलग जो नेता हैं वो इन दोनों क्षेत्र से यहाँ पर ताल्लुक रखते हैं। कुल 120 करीब विधानसभा सीटें हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा होगी और विस्तार से हम आपसे समझेंगे। जोन वाइज बीजेपी दरअसल अपनी कोर कमेटी की मीटिंग के जरिए तय कर रही है कि कौन चेहरे जिताऊ हो सकते हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष के साथ ही केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। पीएम मोदी बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। आज की बैठक में 5 राज्यों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने वाली है। आज अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पीएम की भी वर्चुअली इस मीटिंग में मौजूदगी है, पीएम की भी मौजूदगी है और आप जो समीकरण बता रहे थे उसको जरा विस्तार दीजिए एक बार फिर से। देखिए, ये जो दोनों सीटें हैं, दोनों मंडल हैं, करीब 120 विधानसभा के क्षेत्र है। बीजेपी का हमेशा से ये गढ़ रही है और पिछले अगर 2017 का विधानसभा चुनाव हम देखें तो खासी सफलता बीजेपी को इन विधानसभा क्षेत्रों में हाथ लगी थी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, इसके अलावा कानपुर से, इसके अलावा अयोध्या जो भी राम मंदिर का मुद्दा वहां से उछला था। तो रणनीतिक रूप में, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। और कल कोर ग्रुप की जब बैठक हुई थी तो एक एक विधानसभा क्षेत्र पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा हुई थी कि आखिरकार वहां पर कौन सा कार्यकर्ता सक्रिय है। एक एक आवेदक के नाम पर यहाँ पर चर्चा हुई थी। आज ये बैठक करीब 3 से 4 घंटे तक चलने की संभावना है। इन नामों पर अंतिम मुहर लगेगी और संभवतः आज देर रात या फिर कल इन नामों की सूची जारी होगी। इससे पहले भी अगर हम देखें तो पहले और दूसरे चरण का जब बीजेपी का प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था। आज भी हिस्सा लेंगे तो लगातार हर चरण में, हर सीट पर पीएम मोदी की यहाँ पर नजर है, शीर्ष नेताओं की नजर है। बहुत ही परख के बाद उम्मीदवारों का एक एक सीट से नाम का ऐलान हो रहा है। चलिए एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। अमित पांडे के जरिए हम समझ रहे हैं कि आज ये जो बड़ी बैठक हो रही है उसके मायने क्या है और कैसे कानपुर से लेकर अवध के क्षेत्र की सीटों को लेकर क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी तैयार होती है, इसको लेकर हम आगे भी बात करेंगे। यूपी के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा मामले के आरोपी मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर विवाद खड़ा हो चुका है। मुहर्रम अली को समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने पर बीजेपी हमलावर है। 13 जनवरी को मुहर्रम अली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लाल टोपी पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत करते दिखाई दिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दंगे में पहले नाम आया और उसके बाद समाजवादी पार्टी का दामन थमाया गया। होना चाहिए था, पर हम सब लोग कोरोना की मार से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है। इसी वजह से हम पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आज ये कार्यक्रम, एक छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि संदेश पूरे गोवा नहीं, पूरे देश में आज चला जाएगा। आज का दिन गोवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, नई राजनीति के लिए। जैसा अभी आतिशी जी ने बोला, गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग तंग आ गए हैं मौजूदा पार्टियों से, मौजूदा नेताओं से। ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास। वही नेता हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी पॉलिटिक्स के अंदर। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। सत्ता में आते हैं तो पैसा कमाते हैं खूब और फिर उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है। गोवा बदलाव चाह रहा है। अभी तक गोवा के पास ऑप्शंस नहीं थे।
लेकिन अब गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आई, उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किए। मुझे बड़ी खुशी होती है गोवा के, मैं इस दौरान कोने कोने में गया हूँ। कहीं कोने में चले जाइए, किसी भी गरीब से गरीब आदमी से गोवा के कोने में बात कर लीजिए, वो भी कहेगा हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बिजली फ्री कर दी। ये तीन चीजें तो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, ये तीन चीजें तो मुझे लगता है गोवा के कोने कोने में हर आदमी तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने अच्छा काम किया एंड गोवा वांट्स चेंज। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े, आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हो, चाहे वो इधर रहते हो, नॉर्थ गोवा के हो, चाहे साउथ गोवा के हो, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हो, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीजों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा, उस शख्स ने अभी तक अपनी जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। he will be an honest man। एक और बात है, अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया। फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने 2 मिनट
ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की, मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू अमित। देख रहे हैं जहां पे अब गोवा के सीएम चेहरे आम आदमी पार्टी के तरफ से कौन होंगे, ये अब बातें सामने आ चुकी है। अमित पालेकर वो चेहरा है जो कि गोवा से ताल्लुक रखते हैं, युवा है, भंडारी समाज से आते हैं, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने भी किया। और भंडारी समाज तकरीबन 35% है, यानी वोट बैंक पर भी नजर रखते हुए यह ऐलान किया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि गोवा में सक्रिय रहे हैं, कई बार उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अनशन तक किया है। हेरिटेज को बचाने के लिए जब उन्होंने अनशन किया तो उसके बाद मौजूदा सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। और ये फिलहाल स्थिति है कि अब वो चेहरा बन चुके हैं आम आदमी पार्टी का। राजनीति से ताल्लुक नहीं है, राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जब वो समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए सक्रिय रहे तो उस बीच आम आदमी पार्टी ने ये कदम उठाया है। खिलाफ लड़ने का एक जज्बा। अब एक बार सुनिए उनके प्रोफाइल के बारे में बताया जा रहा है। उम्र से जब ये कॉलेज में थे और उसके बाद इन्होंने हमेशा गलत के खिलाफ संघर्ष किया और मुझे लगता है कि वही सफर उनको आज यहाँ तक लेकर आया है। हम आपके अब गोवा के बाद उत्तर प्रदेश की एक बार फिर से बात करते हैं। यूपी के सहारनपुर में 2014 में हुई गुरुद्वारा हिंसा मामले के आरोपी मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर विवाद खड़ा हो चुका है। मोहर्रम अली को समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने पर बीजेपी हमलावर है। 13 जनवरी को मोहर्रम अली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। इन तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लाल टोपी पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत करते दिखाई दिए। ये दो तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए, इस पर ही विवाद है। मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें वायरल होते ही बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव पर सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। मोहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मोहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना,
हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। कांग्रेस की तरह अब समाजवादी पार्टी ने भी सिख विरोधी, सिखों का दंगे कराने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी ने आज मोहर्रम अली पप्पू, जिसने 2014 में सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए, गुरु घरों पे नुकसान करने की कोशिश की, जिसमें जाकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी वहां जाकर और इसको जेल भिजवाया था, आज समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और एमएलए और मंत्री बनाना चाहते हैं। तो सोच है इसको आपको बदलना होगा। हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर उतरने के लिए अगर आपने मोहर्रम अली पप्पू जैसे आदमी को वहां पर खड़ा करके हमारे छाती में बिठाने की कोशिश की। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दंगे के आरोपी मोहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने पर पीड़ित दुकानदारों ने भी नाराजगी जाहिर की है। सहारनपुर में मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की तस्वीरें वायरल होने के बाद यहां विवाद बढ़ गया है। सहारनपुर में हमारी मौजूदगी और उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर 2014 में आगजनी की घटनाएं हुई थी। ये दुकानें यहां पर जला दी गई थी। दरअसल 2014 में गुरुद्वारे पर लेंटर डालने को विवाद हुआ था और उसके बाद यहां पर दंगे जैसी शक्ल यहां पर हो गई थी और उसके बाद यहां दुकानों को आग लगाई गई थी, जिसका आरोप लगा था मोहर्रम अली पप्पू पर। अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद लोगों में यहाँ नाराज़गी है। यहाँ हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं जो इस मार्केट में जिनकी दुकानें जली थीं। साथ में बीजेपी के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजेंद्र सिंह कोहली से बात करते हैं जो कि मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, मोहर्रम अली पप्पू की समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग होगी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अब यहाँ परिदृश्य बदलेगा? समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से मोहर्रम अली पप्पू को ज्वाइनिंग कराई है यहाँ के स्थानीय विधायक संजय गर्ग जी द्वारा, इससे ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाइयों के साथ है। दंगाइयों को उनका संरक्षण और समर्थन प्राप्त है और निश्चित ही यहाँ पर इस बार संजय गर्ग जी भारी मतों से हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुंबर यहाँ पर जीतेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, एक दो नाम नहीं है बल्कि ऐसे तो अब एक के बाद कई नाम सामने आ रहे हैं। नावेद, उसके अलावा इमरान और इमरान के बाद आज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मतलब ये लिस्ट लंबी हो जाती जा रही है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कई दिनों से ये बदलाव हुआ है और ये सियासत इस पर गर्मा गई है। लेकिन मैं सहारनपुर में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ 2014 में आगजनी की गई थी और वो दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके पीड़ित हैं। अब इन लोगों में नाराज़गी है मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने में। मैम, आप आगे आइए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी जो दंगों के आरोपी थे मोहर्रम अली पप्पू, वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? भैया, मेरे को उचित नहीं लगता कि उनको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, हमें यहाँ पे अमन चाहिए, शांति चाहिए। क्या आपको लगता है इससे कुछ आगे दिक्कत हो सकती है अगर समाजवादी ये पार्टी की इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बताइए सर, आपकी बता रहे थे आपकी भी दुकान जली थी उस दौरान। देखिए, 2000 मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन 2014 में जिस शख्स जो मुख्य आरोपी है उसको अगर आज समाजवादी पार्टी अपने सदस्य के रूप में ले रही है तो कहीं ना कहीं हमारे जले पर नमक छिड़क रही है। देखिए, ये कह रहे हैं पीड़ित जले पर नमक छिड़कना। और मेरे साथ बीजेपी के पदाधिकारी भी, इनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र सिंह कोहली जी, आपको तो सियासत का एक मुद्दा मिल गया है, आप लगातार अटैक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। मैं खुद, मेरी दुकान खुद 2014 के दंगों में जली है। मैं दिल से इतना आहत हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो इसको ज्वाइनिंग करवाई है और संजय गर्ग जी द्वारा जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, सारी चीज़ें पता होते हुए भी वो ज्वाइनिंग करा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी को उनका संरक्षण प्राप्त है। समाजवादी पार्टी को संरक्षण प्राप्त है, ये आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपको अब एक चुनावी मुद्दा मिल गया। मिली-जुली बिल्कुल, इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा और बीजेपी की समझ में आ गई यहाँ पे कि लोगों की नाराजगी है 2014 के दंगों को लेकर। लेकिन बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट किया, 2014 में सहारनपुर में सिखों की दुकानें और गुरुद्वारे जलाने वाले दृश्य शायद आप भूले नहीं होंगे। अब उन्हीं सिखों के घर और गुरुद्वारे जलाने वाले मास्टरमाइंड मोहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया है। अखिलेश यादव, शर्म करो और डूब मरो। इतना ही नहीं, मोहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर पार्टी के कुछ नेताओं ने भी हैरानी जाहिर की है। सहारनपुर के व्यक्ति द्वारा अपने निजी हित में लिया गया फैसला है
प्रदेश नेतृत्व का और हाईकमान को इस मामले का कोई भी संज्ञान नहीं है। 1.5 साल तक जेल में रहा, रासुका लग गई, रासुका लगने के बाद क्या बचा? उसका तो पूर्ण रूप से कैरियर खत्म कर दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में ही। और ये जिस भी व्यक्ति के द्वारा अभी ले जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई गई है, ये बहुत गलत निर्णय है और मैं इसकी हाईकमान को जानकारी दूं। जावेद इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर से है। 2014 के दंगों की याद ताजा एक बार फिर से हो रही है और इन लोगों के मन में तकलीफ है। जावेद, एक बार फिर से आप लोगों से बातचीत कीजिए, जो आम लोग हैं जिनको इस दंगे ने सताया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरे दाईं तरफ ये दुकानदार खड़े हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इसको मुद्दा बना रहे हैं। सहारनपुर में निश्चित तौर पर इससे एक असर पड़ेगा। पहले जो दुकानदार हैं जो यहाँ पीड़ित हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो घटनाक्रम हुआ है, मुहर्रम अली पप्पू जिन पर आरोप था वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है सहारनपुर के लिए। हम भी उसमें पीड़ित थे। 2014 में हमारी दुकान भी जलाई गई थी। तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है पब्लिक की तरफ से और इसको रोकना चाहिए। अगर ऐसे लोग सभा में आएंगे तो आगे हमारा क्या हाल होगा? ये बात अभी भी उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा है कि समझौता हो चुका है 2021 में दोनों पक्षों के बीच में। क्या ये अभी भी मुद्दा है? बिल्कुल वो मुद्दा पूरा वही है। 2014 में जो खौफ का माहौल था वो बड़ी मुश्किल से अब हम भूल पाए हैं भाजपा सरकार में, और अब हमें लग रहा है 2022 में वो मुद्दा वापस आ रहा है। क्या यही खौफ का माहौल दोबारा आएगा? जावेद, मैं आपके पास लौटूंगी। खौफ का माहौल वापस आ रहा है, लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए पार्टियों को, और खासकर ऐसी पार्टियों को जो ऐसे चेहरों को यानी दंगाई चेहरों को मौका देती है। फिलहाल शुक्रिया, एक छोटे इस ब्रेक के लिए रुकेंगे।